गुड आफ्टरनून। नमस्कार। मैं सुदीप कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये है यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की तैयारी कराती है यूपीएससी के लिए। आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप घर बैठे बहुत ही आसानी से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप अनअकैडमी से जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस में मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहना है। ये हूं मैं, मेरा नाम सुदीप कुमार। मेरे बारे में ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। इन दोनों लिंक को आप लोग जरूर फॉलो कर लेंगे। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स मिलेंगे आपको यहाँ पे अनअकैडमी पे। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं जो आपको यूपीएससी की तैयारी में हर कदम पे आपकी मदद करेंगे। ये है अपकमिंग कोर्सेज अनअकैडमी की, ये सब आने वाली कोर्सेज हैं। यह सब्सक्रिप्शन प्लान दो तरीके का है, एक प्लस और एक आइकॉनिक। प्लस जो है अनअकैडमी का जीएस का रेगुलर कोर्स है। इसमें आपको इसके लिए डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। इसका जो 12 महीने का यानी 1 ईयर का जो चार्ज है प्लस का, यह 49,500 रुपये। लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट में मिलेगा। फीस होगी 44,550 रुपये। अगर 2 साल के लिए लेते हैं 2 ईयर का प्लान तो 24 महीने का तो 72,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 64,800। 3 साल के लिए लेते हैं 3 ईयर का प्लान तो 36,000 रुपये। कोड के इस्तेमाल मतलब सॉरी 36 महीने का तो 90,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 81,000 रुपये। ये प्लान है। दूसरा है आइकॉनिक। आइकॉनिक में प्लस वाली तो सारी चीजें मिलेंगी ही, क्योंकि कंप्लीट रेगुलर कोर्स है, ये तो होंगी ही होंगी। इसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे आपको पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली आपकी तैयारी पे ध्यान देंगे। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस होगा, स्टडी प्लान के साथ तैयारी होगी और पर्सनल फीडबैक भी आपको दिया जाएगा। इसका जो 12 महीने यानी 1 ईयर का जो चार्ज है वह 69,500। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट। फीस होगी 62,550। 24 महीने का यानी 2 साल का जो है वो है आपका 1,07,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 96,300। और 36 महीने यानी 3 साल के लिए जो है वो 1,41,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट है 26,900। ये सारा प्लान। ऑप्शनल का भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। 12 महीने का 27,000 रुपये, 6 महीने का 22,500, 2 साल का 40,000 और 3 साल का 50,000। इस पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इन चारों पे। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल कर लेंगे तो 10%, जैसे 6 महीने का हो जाएगा 20,250 रुपए में, 1 साल का हो जाएगा 24,750, 2 साल का 36,000 में और 3 साल का ऑप्शनल 45,000 में। तो ये प्लान है। अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों के लिए लाइव टेस्ट सीरीज है जो अनअकैडमी ने शुरू किया है जीएस के लिए। और जो लोग 2021 में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है इसमें। और ये सबके लिए फ्री है। सबसे खास बात यह है, करना को कोई कुछ नहीं, बस अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है, वहां पे यूपीएससी सीएससी के जो सेक्शन है वहां जाएंगे और यहीं पे इनरोल करेंगे। इनरोल करते समय आपसे एक कोड मांगेगा, तो कोड में आप डालेंगे स्वदीप, SWADEEP। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप टेस्ट दे सकते हैं। 45 मिनट का टेस्ट होगा, 60 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 13 टेस्ट होंगे। ठीक है, टोटल। और अल्टरनेटिव संडे हर 14 दिन पे होंगे। संडे संडे होंगे लेकिन 14 दिन पे, ये जरूर ध्यान में रखेंगे, संडे संडे लेकिन 14 दिन पे। आप लोगों को पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए अब 6 महीने बचे हैं और उसके लिए अनअकैडमी ने बैच शुरू किया 28 तारीख से। तो आप लोगों को जिसको ज्वाइन करना हो कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। इसमें प्रीलिम्स के दोनों पेपर आपके कवर कराए जाएंगे। प्रीलिम्स का होल सिलेबस, टॉप एडुकेटर्स पढ़ाएंगे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विथ एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ। और इसके लिए 6 महीने का भी बैच है हिंदी इंग्लिश में, 1 साल का भी एक अलग से फाउंडेशन बैच 2022 वालों के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में, और 2 साल का भी फाउंडेशन बैच जो लोग 2023 में देंगे उसके लिए शुरू हो रहा है। किसी भी बैच में आप एडमिशन लें, कोड ध्यान में रखें स्वदीप, आप ये डालेंगे तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। आइकॉनिक के बारे में भी आपको मैंने बताया था कि पर्सनल कोच मिलेंगे, सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। डेली आंसर राइटिंग, मेंस टेस्ट सीरीज, स्टडी प्लान पे पर्सनली आप पे फोकस करेंगे। इसका भी प्राइस आने वाले समय में हाइक होने वाला है, तो जल्द से जल्द आप लोग इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और रोजाना 1 बजे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ 1 PM पे, क्या भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी प्री कम मेंस। ठीक है, प्री कम मेंस पढ़ा रहा हूँ तो जरूर ध्यान में रखिएगा। और इस पे हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के कार्य व शक्तियों के बारे में। क्या कह रहा है, ध्यान से, राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां। कल हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में कुछ बेसिक चीजें कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए
और उसका निर्वाचन प्रक्रिया हटाने का, ये सब आज हम लोग देखेंगे। राष्ट्रपति के कुछ कार्य और शक्तियों के बारे में कुछ कुछ है देखेंगे, फिर बाकी कल भी पढ़ेंगे। कल राष्ट्रपति भी कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। और आज वैसे भी न्यू ईयर है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, मैं यही कामना करता हूं कि नए साल में 2021 में जो भी आपका टारगेट हो, आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और सफलता को प्राप्त करें। ये शुभकामनाएं हैं मेरी आप लोगों के लिए। इसके साथ ही मैं आज का क्लास शुरू करता हूँ, आइए देखते हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्य के बारे में पहले आप इस चार्ट के माध्यम से यहाँ पे देख लीजिए। ये चार्ट है, क्या क्या चीजें कह रही हैं और क्या क्या है कि साधारण परिस्थितियों में कुछ शांतिकालीन शक्तियां हैं, शांति से, और कुछ आपातकालीन शक्तियां भी हैं। ठीक है, ये दोनों प्रधानमंत्री के पास, अरे सॉरी, हमारे राष्ट्रपति के पास निहित है। आपातकालीन शक्तियों में वो क्या कर सकता है कि जैसे युद्ध हुआ या कोई बाहरी आक्रमण हुआ या सशक्त विद्रोह हो गया देश में, तो राष्ट्रपति अपने आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर लेगा। राज्यों में संवैधानिक तत्व के विफल होने पर आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति लगा सकता है। वित्तीय आपात का भी दौर जब आएगा तो वहां पर भी लगा सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो शांतिकालीन शक्तियां हैं, इसमें राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, सैनिक शक्तियां, कूटनीति या राजनीतिक शक्तियां, राज्यों से संबंधित शक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श और बहुत सारी शक्तियां हैं। कार्यपालिका में जैसे क्या क्या महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा पदच्युत करना, पद पर रखना, हटाना, नियम बनाना, मंत्रियों के कार्यों और नियम बनाना और मंत्रियों के कार्यों का विभाजन करना, ये सब राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। वित्त और विधायी शक्तियों में कौन कौन से, ये देखिए। विधायी में संसद के नाम का निर्देशन, सदनों को आहूत और अवसान करना, प्रारंभिक अभिभाषण, ये राष्ट्रपति की शक्ति है। अभिभाषण व संदेश भेजने का अधिकार, प्रतिवेदन आदि, विधायन को अनुमति, वीटो, राज्य विधान को स्वीकृति, अध्यादेश वगैरह, ये सब सारी चीजें राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। देख करके हम इसकी सारी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। आज कुछ देखेंगे, कल कुछ देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में। क्या है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां? राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां वो कार्य हैं, ये निम्नलिखित लिखे गए हैं और बहुत ही आसान भाषा में लिखे हैं, बहुत ही सरल शब्दों में। सब आपको पता भी होंगे, आप लोगों ने अगर पहले से पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तभी देखिए कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां वो कार्य क्या है कि भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं। जितने भी भारत सरकार के शासन संबंधी कार्य हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं और वह नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले आदेश और अन्य अनुदेश वैध हों। ये राष्ट्रपति नियम बना सकता है और वह ऐसे नियम बना सकता है जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके तथा मंत्रियों का उक्त कार्य सहजता से वितरित हो सके। लेकिन जितने भी शासन संबंधी कार्य हैं सब इसके नाम पर किए जाते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर संघ के मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। ठीक है, जितने भी संघ के मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति करता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी की मांग भी वो प्रधानमंत्री से कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे क्या क्या है। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो किंतु पूरी मंत्री परिषद से इसका अनुमोदन नहीं किया गया हो। ठीक है, पूरे बिना मंत्री परिषद के सलाह के अगर मंत्री ने किसी कार्य के लिए प्रतिवेदन भेजा है तो वो प्रधानमंत्री को बोल सकता है इसके लिए राष्ट्रपति। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है राष्ट्रपति। केंद्र राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतरराज्यीय परिषद की भी नियुक्ति कर सकता है राष्ट्रपति। वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालता है। ये सब पॉइंट है, पढ़ते चलिए, बहुत ही आसानी से है। टू द पॉइंट पढ़ेंगे, यूपीएससी क्लियर होगा। इधर उधर की टॉपिक के साथ ही 20 तरीके की बातें करने से इन सब चीजों से टॉपिक क्लियर नहीं होता। टू द पॉइंट टॉपिक पढ़ते चलिए क्योंकि समय बहुत कीमती है। और देखिए क्या है कि वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और इसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां प्राप्त है। किसी भी क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर देगा। तीनों सेनाओं का, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है, जल, थल, वायु।
कि सेना के आदेश अध्यक्ष न देकर राष्ट्रपति देता है। राष्ट्रपति को अनेक कूटनीतिक शक्तियां प्राप्त है, वह युद्ध व शांति की घोषणा कर सकता है। ये सब शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। और राष्ट्रपति को इस पे भी है कि राष्ट्रपति निम्नलिखित पदों हैं, पदों पर बैठे व्यक्तियों को हटाने की भी शक्ति है राष्ट्रपति को डायरेक्ट। जैसे किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है, भारत के महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, राज्य के राज्यपाल को, उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर संघ या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, उसके निवेदन पे, और संसद के समावेदन पर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या निर्वाचन आयुक्त को भी हटा सकता है संसद के कहने पर। ये सब राष्ट्रपति को हटाने की शक्तियां हैं। और हमारे संविधान के अधीन राष्ट्रपति को निम्नलिखित पदों पर नियुक्त करने की भी शक्ति है। किन किन पदों पर नियुक्त कर सकता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, संघ के अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी करता है, हटा भी सकता है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को, राज्य के राज्यपाल को, जल प्रदाय में हस्तक्षेप अन्वेषण करने के लिए आयोग जो है, इन सबों में इनकी नियुक्ति का अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति को है। तो सब पॉइंट है, आसानी से याद रहेगा। और देखिए, वित्त आयोग की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के समूह के संयुक्त आयोग की नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्य, अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए विशेष जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर प्रतिवेदन देने के लिए जो आयोग बनाए गए हैं उनकी नियुक्ति, पिछड़े वर्गों की दशाओं तथा अन्वेषण के लिए जो आयोग है उनकी नियुक्ति, राजभाषा आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, इन सभी की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। ये शक्तियां है राष्ट्रपति के पास। और इसमें कुछ पॉइंट क्या है नोट में, कि कुछ नियुक्तियों में संविधान यह अपेक्षा करता है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के अलावा कुछ व्यक्तियों से परामर्श करेगा। उदाहरण स्वरूप, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, तथा उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करेगा जो वह आवश्यक समझे, यानी जो राष्ट्रपति आवश्यक समझे वो जरूर करेगा। अनुच्छेद 124(2) के तहत जरूर ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति को कार्यकारी शक्तियां थी, अब ये है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। क्या है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां? ये देखिए कि वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। इसकी विधायी शक्तियां हैं, ठीक है। संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित प्रत्येक चुनाव के बाद, ठीक है, प्रत्येक वर्ष। वह संसद में लंबित किसी विधेयक या किसी संबंध में संसद को संदेश भी भेज सकता है कि संसद में कोई भी अगर विधेयक पेंडिंग है तो उस संबंध में वो संसद को संदेश भेजेगा। वह संसद की बैठक बुला सकता है राष्ट्रपति, अथवा कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकता है और लोकसभा को विघटित कर सकता है, और वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये सब शक्तियां हैं राष्ट्रपति की विधायी। वह साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से जुड़े तथा जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। ये जरूर ध्यान में रखेंगे, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इन सब चीजों से जो भी व्यक्ति जुड़े हैं उनको। और देखिए, और क्या है कि वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत कर सकता है। ये सब राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद राज्यों की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय करता है, और यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो वह लोकसभा को किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता भी सौंप सकता है। और इसी प्रकार यदि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों पद रिक्त हों तो राज्यसभा के भी किसी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। ये सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। और संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अथवा आज्ञा आवश्यक है। उदाहरण, भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक अथवा राज्यों की सीमा परिवर्तन या नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक जो है, इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश या आज्ञा आवश्यक है और संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास वो भेजा जाता है, तो वह विधेयक को फिर अपनी स्वीकृति दे देता है या विधेयक पर अपनी स्वीकृति
सुरक्षित रखता है, जो भी विधेयक इस टाइप के हैं। और विधेयक को यदि वो धन विधेयक नहीं है तो संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। हालांकि यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना किसी संशोधन के पुनः पारित करती है तो राष्ट्रपति अपनी सहमति देनी होती है। राष्ट्रपति के कार्य है वे विधेयक के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे जब विधेयक पढ़ेंगे कि किस विधेयक के बारे में क्या क्या प्रोसेस है। और देखिए इसमें क्या कह रहा है कि राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है, मतलब राज्य विधायिका से पारित किसी विधेयक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है तब राष्ट्रपति क्या करेगा, विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है। विधेयक को अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है और राज्यपाल को निर्देश देता है कि विधेयक धन विधेयक नहीं है तो को राज्य विधायिका को पुनर्विचार हेतु लौटा दे। और यह ध्यान देने योग्य बात है कि यदि राज्य विधायिका विधेयक को पुनः राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति सहमति देने के लिए फिर भी बाध्य नहीं है, ध्यान में रखेंगे। और निम्न रिपोर्टों को भी वो संसद के समक्ष रखवाने का अधिकार है राष्ट्रपति को। ये कौन कौन सा कैग अनुच्छेद 151 में है, वित्त आयोग 281 में है, ये सबको संसद के समक्ष रखवाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 323, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग अनुच्छेद 338, अन्य पिछड़ा आयोग अनुच्छेद 340, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग अनुच्छेद 350 और वह संसद के 17 अवसान की अवधि में अध्यादेश जारी भी कर सकता है। और यह अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है और वह किसी अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। ये सब राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। अब जैसे अध्यादेश है तो कुछ अध्यादेशों के बारे में पढ़िए। अध्यादेश क्या, अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद का सत्र न चल रहा हो और राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि देश में एक कानून की आवश्यकता है, मतलब राष्ट्रपति को ऐसा लगे, समाधान नहीं है, राष्ट्रपति को ऐसा अनुमान होगा, यहाँ पे अनुमान हो जाए, ठीक है, की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति उस समय फिर अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। जब भी संसद का सत्र प्रारंभ होगा तो उसमें 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। अगर 6 सप्ताह के भीतर संसद अध्यादेश का अनुमोदन या पारित अगर कर दे तो वह कानून बन जाता है, अन्यथा 6 सप्ताह के बाद वह समाप्त हो जाता है। ठीक है, अध्यादेश के संबंध में राष्ट्रपति का अधिकार है, वह चाहे तो कर सकता है, उसको ऐसा लगे तो। लेकिन जब संसद का सत्र हमारे प्रारंभ होगा, ठीक है, तो उस प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर ही इसको पारित करना होता है। अगर पारित हो गया तो कानून बन जाएगा, नहीं पारित होगा तो वह समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। जो संसद के 2 सत्र बैठेंगे तो 6 माह के अंतर पर ही, अतः अध्यादेश की अधिकतम संभावित अवधि 6 माह प्लस 6 सप्ताह मतलब 7.5 महीने हो सकती है। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखेंगे क्या क्या पॉइंट है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति और सीमाएं हैं कुछ, क्या ये देखिए क्या शक्ति और सीमाएं हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की। कि वह अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों अथवा दोनों में से किसी भी एक सदन का सत्र अगर चल रहा है, लोकसभा राज्यसभा किसी का अगर दोनों चल रहा है तो ठीक, या दोनों में से किसी एक का भी चल रहा है तो वह कर सकता है। और अध्यादेश उस समय जारी किया जा सकता है जब संसद में केवल एक सदन का सत्र चल रहा हो, क्योंकि कोई भी विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना होता है, न कि केवल एक द्वारा। डाला एक ही में जाएगा, 20 को भेजा एक ही में जाएगा, लेकिन किसी में भी भेजा जा सकता है। और जब सदन के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो उस समय जारी किया गया अध्यादेश अमान्य है। और इस प्रकार राष्ट्रपति की अध्यादेश है, कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका के समानांतर शक्ति नहीं है, तो जरूर ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है कि वह कोई अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब वो इस बात से संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थिति ऐसी है कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। तब जैसे कपूर केस 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति की पर असद्भाव के लिए आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। और इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के निर्णय का न्यायालय में इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि राष्ट्रपति ने विचार पूर्वक संसद के एक अथवा दोनों सदनों को कुछ समय के लिए स्थगित कर एक विवादास्पद विषय में अध्यादेश प्रख्यापित किया है। ये सारा पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। अध्यादेश से संबंधित क्या क्या है, सारे अध्यादेश से है, सारे अध्यादेश के कॉन्सेप्ट आप लोग इसको पढ़ लेंगे क्या कह रहा है।
और क्या कह रहा है तीसरा पॉइंट, सभी मामलों में अध्यादेश जारी करने की उसकी शक्ति केवल समयावधि को छोड़कर संसद की कानून बनाने की शक्तियों के समान ही है। और इसकी दो विशेषताएं हैं कि अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। यह अध्यादेश की वही संवैधानिक सीमाएं होती हैं जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून की होती हैं वही। अतः एक अध्यादेश किसी भी मौलिक अधिकार का लागूकरण अथवा किसी मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकता, उसका हनन नहीं कर सकता। और संसद 17 वर्षान की अवधि में जारी किया गया प्रत्येक अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि संसद के दोनों सदन उस अध्यादेश को पारित कर देते हैं तो वह कानून का रूप धारण कर लेता है, और यदि इस पर संसद कोई कार्रवाई नहीं करती तो संसद की दोबारा बैठक 6 हफ्ते बाद यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। और यदि संसद के दोनों सदन इसका अनुमोदन कर दें तो यह निर्धारित 6 सप्ताह की अवधि पहले भी समाप्त हो सकता है। और यदि संसद के दोनों सदनों को अलग अलग तिथि में पुनः बैठक के लिए बुलाया जाता है तो यह 6 सप्ताह बाद वाली भी तिथि से गिने जाएंगे। तो सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे और ये सारा अध्यादेश के बारे में है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे खुद से। सारे कॉन्सेप्ट अध्यादेश के बारे में क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, सारे पॉइंट आप लोग खुद से पढ़ लेंगे कॉन्सेप्ट के लिए। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कॉन्सेप्ट के लिए। कुछ अध्यादेश की शक्ति के दुरुपयोग की भी संभावना है, जैसे डीसी बाधवा मामले 1987 में उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया कि सन 1967 से 81 के बीच में बिहार का राज्यपाल द्वारा 256 अध्यादेश जारी किए गए और इन्हें समय समय पर पुनः जारी कर 1 से 14 वर्ष तक प्रभावी रखा गया। और न्यायालयों ने कहा कि अध्यादेशों की भाषा में परिवर्तन किए बिना तथा विधानसभा द्वारा विधेयक पारित करने का प्रयास न करके अध्यादेशों का पुनः प्रकाशन करना संविधान का उल्लंघन है तथा इस प्रकार के पुनः प्रकाशित अध्यादेश रद्द होने चाहिए। और यह भी कहा गया कि अध्यादेश द्वारा भी विधि बनाने की वैकल्पिक शक्ति राज्य विधायिका की विधायी शक्ति का विकल्प नहीं बनाना चाहिए। ये सारे पॉइंट है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे क्या क्या दुरुपयोग की संभावना है। ये सारे पॉइंट आप पढ़ लेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट के लिए है, खुद से पढ़ लेंगे। एक क्या कह रहा है कि शत्रु संपत्ति संशोधन 5वां अध्यादेश है 2016 में क्या है, शत्रु संपत्ति के संशोधन और वैलिडेशन के लिए। ये 5वां अध्यादेश 22 दिसंबर को जारी किया गया था और यह 1968 के शत्रु संपत्ति एक्ट 1971 के सार्वजनिक परिसर एक्ट में संशोधन करता है। और इस जितने भी ये उदाहरण के साथ ये एक्ट है ना, ये आप लोग देख लेंगे कि अध्यादेश 2016 में जारी हुआ तो क्यों हुआ, क्या क्या हुआ, ये आप अपने कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ लेंगे। इसमें बहुत ज्यादा इसको याद नहीं करना और बहुत इसमें कोई पॉइंट नहीं है, ये सारे आप इसमें खुद से पढ़ लेंगे क्या क्या चीजें हैं, शत्रु की परिभाषा क्या है, ये सारा कुछ ये आप पढ़ लेंगे। अध्यादेश के बारे में है कि शत्रु संपत्ति का निहित कैसे बना रहेगा कि शत्रु की मृत्यु होने पर, कानून वारिस के भारतीय होने पर या शत्रु की अपनी नागरिकता बदलकर दूसरे देश का नागरिक बन जाने पर। क्या कह रहा है कि शत्रु संपत्ति का निहित बने रहने में कि पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध के बाद 1968 के एक्ट ने शत्रु संपत्ति को कस्टोडियन के हवाले किए जाने की अनुमति दी थी। और अध्यादेश यह स्पष्ट करने के लिए कानून में संशोधन करना चाहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में शत्रु संपत्ति कस्टोडियन के हवाले रहेगी कि शत्रु की मृत्यु हो गई हो, कानूनी वारिस का भारतीय होगा या शत्रु अपनी नागरिकता बदलकर दूसरे देश का नागरिक बन जाए तब उसको उसका कस्टोडियन मिलेगा। ये सारे चीज आप पढ़ लेंगे कैसे होगा, क्या लौटाया जाएगा, सारे प्रावधान इसमें दिए गए हैं। बिक्री का अधिकार है शत्रु संपत्ति को, सारा कुछ उस पर अधिकार है और शत्रु द्वारा हस्तांतरण भी कर सकता है और ट्रांसफर कर सकता है। ये सारे पॉइंट दिए गए हैं, आप पढ़ लेंगे। अदालतों का भी अधिकार क्षेत्र है इसमें। कस्टोडियन का अधिकार जो 1968 में आया था, इसको भी पढ़ लेंगे अपने कॉन्सेप्ट के लिए। राष्ट्रपति की अब कुछ वित्तीय शक्तियां हैं, इसको देखिए। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां व कार्य निम्नलिखित है। क्या है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक अगर संसद के सदन में पेश करना है तो वो राष्ट्रपति की अनुमति होगी तभी। वह वार्षिक वित्तीय विवरण यानी जो केंद्रीय बजट है वो संसद के समक्ष रखता है और अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है धन विधेयक में। और वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था भी कर सकता है। और वह राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन भी करता है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या क्या है देखिए। न्यायिक शक्तियां व कार्य कि वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के किसी विधि
मतलब किसी कानून या तथ्य पर सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। ठीक है ना? उच्चतम न्यायालय से किसी विधि पर वो सलाह ले लेगा, लेकिन अगर उच्चतम न्यायालय ने जो सलाह दिया तो राष्ट्रपति माने या ना माने ये बाध्य नहीं है। और वह किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि की किसी व्यक्ति के लिए दंडादेश को निलंबित, माफ या परिवर्तित कर सकता है। जैसे दंड में क्षमादान, प्राणदंड स्थगित कर देना, राहत और माफी प्रदान कर सकता है। और उन सभी मामलों में जिसमें सजा सैन्य न्यायालय में दी गई हो, इन सभी में राष्ट्रपति को माफ करने की शक्ति प्राप्त है। और उन सभी मामलों में जिसमें केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए सजा दी गई हो, और उन सभी मामलों में जिसमें दंड का स्वरूप प्राण दंड हो, इन सभी मामलों में राष्ट्रपति को माफ करने का अधिकार है। माफ कर क्षमादान कर सकता है, या मृत्यु दंड दिया गया है तो उसको स्थगित करके दूसरा कठोर कारावास में बदल सकता है, राहत दे सकता है, माफी पर प्रदान कर सकता है, ये सारी चीजें। कूटनीतिक शक्तियां क्या है राष्ट्रपति की? अंतरराष्ट्रीय संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं, हालांकि इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। और वह अंतरराष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और कूटनीतिज्ञों जैसे राजदूतों व उच्चायुक्त को भेजता है एवं उनका स्वागत करता है। सैन्य शक्तियों में क्या है? तो भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति है, और साथ ही वह थल सेना, जल व वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। वह युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा करता है, किंतु संसद की अनुमति के अनुसार ये सारे काम होते हैं। ये जरूर ध्यान में रखेंगे। आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी है राष्ट्रपति की? उपरोक्त साधारण शक्तियों के अतिरिक्त संविधान ने राष्ट्रपति को निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियां प्रदान की हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकालीन अनुच्छेद 352, दूसरा राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और 65, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 और वीटो शक्तियां। ये सारी चीजें हैं, ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 111 के अनुसार जब संसद द्वारा पारित होकर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उस पर सहमति दे सकता है, और सहमति देने से इनकार भी कर सकता है या पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। लेकिन पुनर्विचार के पश्चात जब वो प्रस्ताव दोबारा राष्ट्रपति के पास जाएगा तो उसे सहमति देने के लिए फिर बाध्य है। और संविधान में यथाशीघ्र लिखा हुआ है, अगर संसद से पुनर्विचार के बाद पुनः लौट आए तो मंजूरी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि कार्य समय पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस प्रकार के वीटो हैं, उनकी परिभाषा क्या है। जैसे अत्यांतिक वीटो, विशेषित वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। ये वीटो है। अत्यांतिक वीटो ऐसा होता है, ऐसा वीटो जिसे समाप्त न किया जा सके, उसे अत्यांतिक वीटो कहते हैं। विशेषित वीटो यानी ऐसा वीटो जिसे विशेष बहुमत से समाप्त किया जा सकता है। निलंबनकारी वीटो यानी ऐसा वीटो जिसे साधारण बहुमत से समाप्त किया जा सकता है। जेबी वीटो यानी जब राष्ट्रपति किसी प्रस्ताव पर निर्णय लेने में विलंब करके उस प्रस्ताव को लागू करने से रोक दे, तो इसको कहते हैं जेबी वीटो। तो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। और इसमें क्या कह रहा है, कुछ नोट है कि विशेषित वीटो भारत के संदर्भ में नहीं है और यह अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। जो विशेषित वीटो है ये भारत में नहीं है, अमेरिका में है। विश्व के कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्षों की वीटो शक्तियां और भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां अत्यांतिक, निलंबनकारी और जेबी वीटो का संयोजन है, और संविधान के अनुसार किए गए कार्यों तथा परंपराओं के आधार पर यह माना जाता है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त है। ये इंपॉर्टेंट है, वीटो ध्यान में रखेंगे। पहला अत्यांतिक वीटो। इसमें क्या होता है अत्यांतिक वीटो में, कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति प्रदान नहीं करता तो वह विधेयक समाप्त हो जाएगा, और भारत के संविधान में पूर्ण मंत्रिमंडलीय दायित्व होते हुए भी इस संबंध को समाविष्ट किया गया है। और राष्ट्रपति सामान्यतया इस शक्ति का प्रयोग गैर सरकारी विधेयकों को अनुमति न प्रदान करके कर सकता है, और सरकारी विधेयकों के संदर्भ में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और जिसमें विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के पहले मंत्रिमंडल पद त्याग देता है, तो दूसरा मंत्रिमंडल जिसका संसद में बहुमत है राष्ट्रपति को उस विधेयक के विरुद्ध वीटो के प्रयोग की सलाह देता है। राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है, मंत्रिमंडल के। और ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के लिए वीटो का प्रयोग फिर संवैधानिक होता है। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। इसमें क्या कह रहा है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक की अनुमति देने से स्पष्ट रूप से इनकार करने के स्थान पर विधेयक या उसके किसी भाग को पुनर्विचार के लिए अगर वापस भेज देता है तो यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया है।
ठीक है, तुरंत उसको अनुमति ना देके उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे तो निलंबनकारी वीटो। और पुनर्विचार के लिए वापस किया गया विधेयक यदि पुनः सामान्य बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देने के लिए फिर विवश होना पड़ेगा। दोबारा राष्ट्रपति फिर पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। और भारत में राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देने के लिए विवश होना पड़ेगा और भारत में राष्ट्रपति द्वारा लौटाए जाने का प्रभाव निलंबन मात्र होता है। तीसरा है जेबी वीटो। इसमें क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 111 के अनुसार यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को वापस करना चाहता है तो वह विधेयक को प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र लौटा देगा। संविधान में इसके लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है और समय सीमा के अभाव में भारत का राष्ट्रपति जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकता है और इसे पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। जब राष्ट्रपति अनुमति के लिए प्रस्तुत विधेयक पर न तो अनुमति देता है, न ही इनकार करता है अथवा न ही इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है, विशेषकर जब वह पाता है कि मंत्रिमंडल का पतन शीघ्र होने वाला है, तो यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का उपयोग किया। मतलब उसने वो देखेगा कैसा है तो उसने पॉकेट में रख लेता है, इसलिए उसको पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप इस वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति जानी जेल सिंह ने 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संदर्भ में किया था। राष्ट्रपति जानी जेल सिंह ने इसे न तो अनुमति दी, न इनकार किया, न ही इस संसद में पुनर्विचार के लिए वापस भेजा और अभी तक यह राष्ट्रपति के जेब में ही है, इसीलिए इसको पॉकेट वीटो भी कहते हैं। आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ये मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक, अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, दोनों को फॉलो करेंगे और इसको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। कल फिर हम लोग 1 बजे मिलेंगे अपने राष्ट्रपति के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नव वर्ष की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। चलिए कल फिर मुलाकात होगी 1 बजे। थैंक यू।